हेलो स्टूडेंट, स्वागत है लर्न केमिस्ट्री में। और आज हम बात करने वाले हैं केमिकल नेचर ऑफ एल्काइल हैलाइड की। ये जो एल्काइल हैलाइड होता है ये आपको पता है कोवेलेंट होता है नेचर में, और साथ ही कैसा कोवेलेंट होता है, पोलर होता है। पोलैरिटी क्यों है? पोलैरिटी है कि R के साथ X जुड़ा हुआ है एंड X इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन R, दैट्स व्हाई X attract the shared pair of electron towards it and having partial negative charge on itself, जबकि R के ऊपर आ जाएगा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। तो एक तरफ पॉजिटिव चार्ज आ गया, एक तरफ पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ गया, इस वजह से बॉन्ड में आ गई पोलैरिटी। तो इस पोलैरिटी की वजह से क्या क्या यहाँ पर रिएक्शन होने वाली है वो बात करेंगे हम आज की वीडियो में। प्रीवियस वीडियो में हमने फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात की थी इन बॉन्ड की, और अगर आपने अभी तक जाकर उस वीडियो को नहीं देखा है तो बेटा उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक दे दूंगी, आप जाइए और उसको चेक कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्काइल हैलाइड। तो ये एल्काइल हैलाइड है, इसमें पोलैरिटी की वजह से एक तो ये रिएक्शन शो करता है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अभी हम बात करेंगे, है ना, आप परेशान नहीं होंगे कि मैम हमें तो आती ही नहीं है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, लेकिन जब आपने ये वीडियो देखनी शुरू की है, आपने इसका थंबनेल देखा है, तो हमने इसमें बात ही न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की है डिटेल में, तो हम वही पढ़ेंगे यहाँ पर। ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करता है, साथ में ये एलिमिनेशन रिएक्शन भी शो करेगा। एलिमिनेशन रिएक्शन भी यहाँ देखने को मिलेंगी इस RX बॉन्ड की वजह से। दूसरा, ये मेटल के साथ भी रिएक्ट करेगा, रिएक्ट विद मेटल, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बनाता है, ठीक है, रिएक्ट विद मेटल। और फोर्थ है इसका रिडक्शन भी हो जाएगा, इसका रिडक्शन भी हो जाएगा, राइट। तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को आज हम फोकस करेंगे, बाकी सारी रिएक्शन हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा आपको परेशान भी करता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में होगा क्या? देखो, सब्स्टिट्यूशन का क्या मतलब होता है, एक हटके दूसरा आ जाए, इसी दिस इज कॉल्ड सब्स्टिट्यूशन। तो होगा क्या कि अगर ये कोई एल्काइल हैलाइड है, इसके पास कोई न्यूक्लियोफाइल ही तो आएगा। बच्चे 11th में क्या पढ़ा है आपने? चलो 11th आपको याद नहीं है, ठीक है, आपको ये तो याद है कि सब्स्टिट्यूशन क्या होता है, अभी मैंने बताया ना, किसी को हटा देना, किसी को सब्स्टिट्यूट कर देना, दैट इज कॉल्ड सब्स्टिट्यूशन, है ना। अब ये जो सब्स्टिट्यूशन है, यानी कि जो ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होंगी, इनमें कोई आएगा और जो पहले से प्रेजेंट है उसको हटा देगा, उसको हम सब्स्टिट्यूशन कहेंगे। जैसे कि A के साथ B जुड़ा हुआ है, अगर C आए और इस B को हटाकर खुद यहाँ आकर बैठ जाए और AC बना दे, दैट इज कॉल्ड सब्स्टिट्यूशन। अब ये सब्स्टिट्यूशन जो होगा वो इस चीज पर डिपेंड करेगा कि आएगा कौन, मतलब उसका नाम हम कैसे रखेंगे, कौन आएगा। अगर तो कोई न्यूक्लियोफाइल आ रहा है, दैट इज कॉल्ड न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। अगर तो कोई इलेक्ट्रोफाइल आ रहा है, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। अगर कोई फ्री रेडिकल आ रहा है तो दैट इज कॉल्ड फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन। बात समझ में आई? ये न्यूक्लियोफाइल क्या होते हैं, इलेक्ट्रोफाइल क्या होते हैं, ये फ्री रेडिकल क्या होते हैं, ये तो 11th में जाके पढ़ना पड़ेगा, ये तो आपको समझना पड़ेगा। और अगर आपको नहीं आता है तो कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, मैं आपके लिए इसकी भी वीडियो लेकर आऊंगी। तो चलिए, हम बात कर रहे थे सब्स्टिट्यूशन की और न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की। इट मीन्स when RX react with any nucleophile, then is this nucleophile replace this X। क्योंकि ये RX बॉन्ड कैसा है, पोलर है, यहाँ पहले ही फूट डल चुकी है। X कह रहा है मैं ज्यादा स्ट्रॉन्ग हूं, मैं इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचूंगा, और R को कुछ भी नहीं दे रहा। यहाँ पर अनइवन बंटवारा हुआ है, होमोलाइटिक हिट्रोलाइटिक बंटवारा हुआ है, हिट्रोलाइसिस होगा यहाँ पे। तो क्या हो जाएगा, ये X को यहाँ से हटा देगा और N न्यूक्लियोफाइल यहां पर आ जाएगा। तो X बाहर निकल जाएगा, ये X बाहर निकल जाएगा। इसे बहुत घमंड है कि भाई मेरे पास ज्यादा इलेक्ट्रॉन है, मेरे पास ज्यादा पावर है, मैं इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच सकता हूं, तो ये बाहर चला जाएगा। एंड दिस इज कॉल्ड लीविंग ग्रुप, दिस इज कॉल्ड लीविंग ग्रुप। जो आकर अटैक कर रहा है दैट इज कॉल्ड न्यूक्लियोफाइल। और क्योंकि वो क्या कर रहा है, सब्स्टिट्यूशन कर रहा है, तो सच टाइप ऑफ रिएक्शंस आर कॉल्ड न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अभी जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, इनको हमने दो कैटेगरी में डिवाइड किया है, एक है SN1, दूसरी है SN2। एक है SN1 और दूसरी है SN2। SN1 का क्या मतलब है?
SN1 का मतलब है कि वन मतलब यूनिमॉलिक्यूलर, एक मॉलिक्यूल ही इसके रेट लॉ में आपको दिखाई देगा। मैडम ये बात बिल्कुल समझ नहीं आई, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, अभी समझ में आएगी। पहले आप इसकी फुल फॉर्म लिख लें, दिस इज यूनिमॉलिक्यूलर, बाकी सब्स्टिट्यूशन, सॉरी न्यूक्लियोफिलिक, यूनिमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक, मैं यहाँ पे शॉर्ट में लिख रही हूँ, पहले लिख चुके हैं इसलिए सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और ये SN2 क्या कहलाएगी बेटा? 2 फॉर बाई, इट इज कॉल्ड बाईमॉलिक्यूलर सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये इनकी फुल फॉर्म है। अभी मैंने फुल फॉर्म की बात करी, राइट। SN1 और SN2 को हम कहते क्या हैं? SN1 को हम यूनिमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहते हैं और SN2 को हम बाईमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहते हैं। क्या होता है इन रिएक्शन में, क्यों इनको SN1 और SN2 कह रहे हैं हम, क्यों कैटेगराइज कर रहे हैं, और कौन SN1 शो करेगा और कौन SN2 शो करेगा, ये हम बात करेंगे। अब देखिए, जब हम SN1 रिएक्शन लिखते हैं, जब हम यूनिमॉलिक्यूलर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की बात कर रहे होते हैं, तो मैंने कहा कि ये यूनिमॉलिक्यूलर है, इसकी मॉलिक्यूलरिटी 1 है, इसका ऑर्डर भी 1 होता है, क्योंकि रेट लॉ एक्सप्रेशन जब मैं इसका लिखती हूँ, केमिकल काइनेटिक्स में पहुंच जाओ, रेट लॉ एक्सप्रेशन क्या होता है यहाँ पे बताती हूँ। रेट लॉ एक्सप्रेशन होता है रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू रेट कांस्टेंट एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। जिस रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन पर रेट डिपेंड कर रहा होगा, उस रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन यहां पर आएगी, एंड दिस इज कॉल्ड रेट लॉ एक्सप्रेशन, RLE। डिटेल में पढ़ा है केमिकल काइनेटिक्स में, केमिकल काइनेटिक्स का वीडियो भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, कैसे लिखते हैं रेट लॉ एक्सप्रेशन, राइट। तो जब मैं इसका रेट लॉ एक्सप्रेशन लिखूं तो इसका आता है बेटा ये, यानी कि ये जो इस तरह की रिएक्शन होती हैं, वो रिएक्शन जिनमें रेट जो होता है रिएक्शन का, जो केवल एल्काइल हैलाइड की कॉन्सेंट्रेशन पर डिपेंड करता है। अगर आपने एल्काइल हैलाइड की कॉन्सेंट्रेशन चेंज कर दी तो रेट ऑफ रिएक्शन चेंज हो जाएगा, है ना, केवल उसी पर डिपेंड कर रहा है। तो ऐसी रिएक्शन को हम SN1 रिएक्शन, यूनिमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहते हैं। आई होप आपको मेरी ये बात समझ आ गई होगी। तो बाईमॉलिक्यूलर में क्या होता है, यहाँ पर जो रेट होता है वो RX पर तो डिपेंड करता ही करता है, साथ में आने वाले अटैक करने वाले न्यूक्लियोफाइल की कॉन्सेंट्रेशन पर भी डिपेंड करता है। यहाँ इन दोनों की कॉन्सेंट्रेशन पर डिपेंड कर रहा है, दोनों की कॉन्सेंट्रेशन चेंज होने पर रिएक्शन का रेट अफेक्टेड होता है, इसीलिए इस टाइप की रिएक्शन को हम SN2 रिएक्शन कहते हैं। ओके, क्लियर हो गया। अब यहीं पे एक और बात बता रही हूँ, पॉइंट्स में लिख लो चाहे, अगर डिफरेंस आपको याद करने। एक्चुअली एक तो ये शॉर्ट में आपके नोट्स बन जाते हैं, डिफरेंस भी आपको याद हो जाता है। कोई आपको कहेगा नहीं कि भाई डिफरेंस लिखो, एग्जाम में कोई ऐसे क्वेश्चन थोड़े ही आता है, लेकिन आपको जब कंपेयर करना हो रिएक्शन को कि भाई यहाँ पे SN1 लगाऊं या SN2 लगाऊं, तो आपको पता हो, जैसे आपके दिमाग में आपको कहीं पे दे रखा है कि SN1 है ये रिएक्शन, इसका रेट लिखो, तो आपको ये पता चल गया कि SN1 रिएक्शन वो होती है, मैम ने बताया था कि जिसमें केवल एल्काइल हैलाइड की कॉन्सेंट्रेशन पर डिपेंड करेगा, तो आप उसका रेट लिख सकते हो ना, आप लिख सकते हो उसका रेट, आपने लिख दिया, ठीक है, और आपको नंबर भी दे दिया आपके टीचर ने। तो चलिए अब हम बात करते हैं थर्ड पॉइंट की। जब ये वाली रिएक्शन होती हैं, जब ये वाली रिएक्शन होती हैं, तो यहाँ पर एक रिएक्शन इंटरमीडिएट बनता है, एक रिएक्शन इंटरमीडिएट बनता है जिसका नाम कार्बोकेटायन होता है, जिसका नाम कार्बोकेटायन होता है। अब हम SN1 को के साथ ही आगे बढ़ेंगे और SN2 को थोड़ी देर के लिए रोक देंगे। अभी हम SN1 की ही बात करेंगे, दोनों को एक साथ नहीं लेके चलेंगे क्योंकि फिर ना बहुत हौच-पौच हो जाएगा और समझने में मुश्किल होगी आपको। तो हमने कहा कि यहाँ पर एक रिएक्शन इंटरमीडिएट बनता है जिसको हम क्या कहते हैं, कार्बोकेटायन कहते हैं, राइट। ये जो रिएक्शन होती है वो 2 स्टेप प्रोसेस होती है। क्या होती है बेटा? 2 स्टेप प्रोसेस होती है। चलिए देखते हैं कैसे। स्टेप 1 क्या होता है इस रिएक्शन का। स्टेप 1 में क्या होगा कि कोई एल्काइल हैलाइड आपने लिया हुआ है, कोई एल्काइल हैलाइड आपने लिया हुआ है, मान लीजिए आपने ये एल्काइल हैलाइड लिया हुआ है, ये एक एल्काइल हैलाइड है, और इसके इस एल्काइल हैलाइड में क्या होगा, सबसे पहले जब कोई न्यूक्लियोफाइल इसके पास आएगा
तो ये एल्काइल हैलाइड क्या करेगा, पहले रिएक्ट नहीं करेगा, उस न्यूक्लियोफाइल की प्रेजेंस की वजह से ही, क्योंकि आपने क्या पढ़ा है, आपने पढ़ा है इंडक्टिव इफेक्ट। देखो देखो देखो, कार्बन पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी क्या हो रही है, बढ़ रही है, दोनों तरफ ये CH3 इलेक्ट्रॉन रिपेलिंग ग्रुप लगे हुए हैं, तो कार्बन के ऊपर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को बढ़ा रहे हैं, यहाँ पर पोलैरिटी और ज्यादा इंक्रीज हो जाएगी और ये बॉन्ड उतना ही वीक हो जाएगा, फटाफट टूट जाएगा और बन जाएगा एक कार्बोकेटायन, ये टर्शरी कार्बोकेटायन बन गया बेटा, टर्शरी 3 डिग्री कार्बोकेटायन बन गया। 3 डिग्री क्यों कह रही हूं, क्योंकि इस कार्बन से 3 CH3 ग्रुप 3 R ग्रुप जुड़े हुए हैं, 3 डिग्री कार्बोकेटायन जुड़ जाता है। जो ये प्रोसेस होती है, दिस प्रोसेस जो स्टेप 1 है, स्टेप 1 इज RDS। RDS मतलब जो पहला स्टेप है दैट इज रेट डिटरमिनिंग स्टेप, और जो रेट डिटरमिनिंग स्टेप होता है उसी को हम रेट लॉ एक्सप्रेशन लिखने में यूज करते हैं, वही RLE को डिसाइड करता है। ये आपने पढ़ा है। जो रिएक्शन आपकी कई स्टेप में हो रही, जो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है भाई, जो सीधी एक लाइन में रिएक्शन हो गई, जो एलिमेंट्री रिएक्शन है उसका तो आप आसानी से लिख पाते हो, लेकिन जो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है जो कई स्टेप में हो रही होती हैं, उन रिएक्शंस में जो RDS होता है केवल वही रेट लॉ एक्सप्रेशन में आपको शो होता है। तो इसके लिए जब मैं रेट लॉ एक्सप्रेशन लिखने जाऊं तो भैया यहाँ पर एक ही तो रिएक्टेंट साइड तो एक ही कंपाउंड है, तो यही आएगा ना रेट लॉ एक्सप्रेशन में, तो के किस पर डिपेंड करेगा, के किस पर डिपेंड कर रहा है, CH3 का होल थ्राइस CBr की कॉन्सेंट्रेशन पर डिपेंड कर रहा है ना। अगर मैं इसका लिखूं रेट लॉ एक्सप्रेशन, क्या आपको ये बात समझ में आ गई, ये कहानी आपको समझ में आ रही है? ठीक है, ये स्लो प्रोसेस था, पहला जो स्टेप था स्लो प्रोसेस था, रेट डिटरमिनिंग स्टेप था। क्या हुआ यहाँ पे, क्लीवेज हो गया, किसका क्लीवेज हो गया, CBr बॉन्ड का, कार्बन और हेलोजन के बीच के बॉन्ड का क्या हो गया बेटा, क्लीवेज हो गया। अब ये जो क्लीवेज हुआ है इसके लिए एनर्जी कहाँ से आई, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, देखो ये इंपॉर्टेंट था, स्टार लग रहा था यहाँ पर, एक इंपॉर्टेंट था, लेकिन कॉम्पिटिटिव लेवल से एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर निकल कर आ सकता है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए एक और बहुत बढ़िया क्वेश्चन बन सकता है कि भैया जो ये क्लीवेज हुआ है इसके लिए एनर्जी कहाँ से आई। तो जो ये एनर्जी आई है क्लीवेज के लिए वो आई है सॉल्वेशन से आई है, सॉल्वेशन ऑफ हैलाइड से आई है। जब हैलाइड का सॉल्वेशन होगा किससे होगा, विद द पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, तो उससे क्या होगी, जो एनर्जी प्रोड्यूस होगी वो यूज हो जाएगी फॉर क्लीवेज। ये कहानी समझ में आ गई, ये बात आपको समझ में आ गई, ये स्टार क्यों लगवाया ये बात समझ में आ गई। इस बॉन्ड का जो क्लीवेज है उसकी जो एनर्जी है वो कहाँ से मिलेगी, वो एनर्जी हमें मिलेगी कि जब हैलाइड आयन का सॉल्वेशन होगा तो वहां से जो एनर्जी रिलीज होगी वो यहाँ यूज हो जाएगी। सॉल्वेशन कौन करेगा, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट इसका सॉल्वेशन करता है। याद रखेंगे पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट यूज होते हैं, SN1 रिएक्शन में, क्योंकि ये क्या करते हैं, ये हैलाइड आयन का, ये जो हैलाइड कंपाउंड है, अल्काइल हैलाइड्स हैं, उनका क्लीवेज करते हैं, ठीक है, ये बात समझ में आ गई। ये क्या करेंगे, ये स्टेबलाइज कर देते हैं इस कार्बोकेटायन को, क्लीवेज करेंगे एंड स्टेबलाइज कार्बोकेटायन, जो फॉर्म कार्बोकेटायन है इसको स्टेबलाइज करने का काम करते हैं। मैम किसी पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट का नाम आप जानते हो? बिल्कुल, मैं क्या आप भी जानते हो, H2O हो सकता है, एसिटिक हो सकता है, पोलर है, प्रोटिक है, पोलर यानी कि पोलैरिटी है उसमें, है ना, बात समझ में आ रही है भाई। लाइक डिसॉल्व्स लाइक, ये भी पोलर है, ये भी पोलर है, बात क्लियर हो गई। यहाँ पे पोलैरिटी कितनी ज्यादा है, देखो यहाँ पर पोलैरिटी कितनी ज्यादा है, ज्यादा पोलैरिटी है तो यहाँ पर हमने पोलर सॉल्वेंट यूज किया, तो जो ये कार्बोकेटायन बना वो स्टेबलाइज हो गया,
फटाफट Br से जान छूटी और ये कार्बोकेटाइन स्टेबलाइज हो गया। कौन कर रहा है ये सारे काम? पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट ये काम कर रहा है। ये स्टेप 1 की सारी कहानी थी। इसके बाद स्टेप 2 की बात करते हैं। स्टेप 2 की बात करते हैं। भाई ये बोर्ड मेरे पास तो बहुत छोटा है ना। चलिए स्टेप 2 की बात करते हैं। हम यहाँ पे करेंगे स्टेप 2 की बात। स्टेप 2 में क्या होगा? स्टेप 2 के अंदर जो ये कार्बोकेटाइन है, जो ये कार्बोनियम आयन है, इसके पास आएगा न्यूक्लियोफाइल। अच्छा एक चीज और यहाँ पे मैं आपको बता दूं, अच्छा ये भी आपके काम की चीज है, क्योंकि अभी हमने ऑप्टिकल एक्टिविटी की बात भी करनी है ना। तो जो ये कार्बोकेटाइन है, क्योंकि ये जो कार्बोकेटाइन है, ये जो कार्बोकेटाइन है, अब ये प्लेनर है, ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, ये प्लेनर है, ये प्लेनर है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, ये प्लेनर है। प्लेनर है तो क्या होगा? प्लेनर है तो भाई अब इस पर जो न्यूक्लियोफाइल अटैक करने के लिए आएगा वो किधर से भी आके अटैक कर सकता है। किधर से भी माने तो वो इधर से भी आकर अटैक कर सकता है और वो इधर से भी आकर अटैक कर सकता है। जो न्यूक्लियोफाइल है कैन अटैक टुवर्ड्स फॉरवर्ड डायरेक्शन और बैकवर्ड डायरेक्शन, क्योंकि इधर भी खाली जगह इधर भी खाली जगह, तो प्लेनर है मॉलिक्यूल, ठीक है। ये ट्राइगोनल प्लेनर हो गया ना, तो इधर से भी आकर अटैक कर सकता है, इधर से भी आकर अटैक कर सकता है। तो जब न्यूक्लियोफाइल इस पर आकर अटैक करेगा तो क्या बन जाएगा? तो एक अलग कंपाउंड बनेगा, एक अलग कंपाउंड बनेगा, यहां पर जुड़ जाएगा आकर न्यूक्लियोफाइल। दोनों में से किसी भी साइड आकर न्यूक्लियोफाइल जुड़ जाएगा। तो यहाँ हमें केवल एक प्रोडक्ट नहीं मिलता, हमें यहाँ पर 2 प्रोडक्ट मिलते हैं। ये इसके स्टीरियो केमिकल एस्पेक्ट को दिखाते हैं। देखो, तो न्यूक्लियोफाइल इधर भी आकर अटैक कर सकता है और इधर भी अटैक कर सकता है। तो यहाँ पर संभावना क्या है? 2 प्रोडक्ट बनने की संभावना है। ये जो रिएक्शन, जो ये स्टेप होता है, ये फास्ट स्टेप होता है, इसीलिए हम इसको रेट लॉ एक्सप्रेशन में यूज नहीं करते। इतनी फास्ट स्टेप होता है कि हम रिएक्शन का रेट कैलकुलेट नहीं कर पाते। बताओ यहाँ तक समझ में आई है बात? यहाँ तक क्लियर हुआ है? स्टेप 1 और स्टेप 2 आपको क्लियर हो गया। अब एक बात, अभी मैं आपको छोटी सी बात बता रही हूँ, यहाँ पे एक्सप्लेन बाद में बहुत अच्छे से हम करेंगे। अभी हो सकता है कि आपको अटपटी लगे, लेकिन फिर भी आप सुन लीजिए। देखिए, एक चीज होती है ऑप्टिकल एक्टिविटी, है ना। अगर ये जो एल्काइल हैलाइड है, इसमें ये तीनों ग्रुप अलग होते, या जो जो आपका एल्काइल हैलाइड है वो आर है, उसकी नेचर, मान लो उसका कोई नाम है, उसका नाम है आर, ठीक है, वो रिएक्शन में जा रहा है, तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट बनेगा बेटा वो आर भी बनेगा और एस भी बनेगा। मैम ये तो हमें बिल्कुल भी समझ में नहीं आया। अभी आपको जब मैं ऑप्टिकल एक्टिविटी, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, स्टीरियो केमिकल एस्पेक्ट समझाऊंगी तब ये चीजें आपको समझ में आ जाएंगी। लेकिन जिसने भी अच्छे से ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म पढ़ा है 11th क्लास में, हमारी एनसीईआरटी में तो नहीं था, लेकिन अगर आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो तो आपने जरूर पढ़ा होगा, और अगर नहीं पढ़ा है तो अभी मैं 5 मिनट बाद इसके बाद आपको वो चीजें समझाऊंगी क्या होता है। अभी आप सुन लें। मान लो कि ये जो कंपाउंड है इसकी ऑप्टिकल एक्टिविटी आर है। आर का मतलब, या फिर आप कह दो कि डी है, स्मॉल डी है। मान लो मैं अभी आर नहीं बता रही आपको, स्मॉल डी है। स्मॉल डी का मतलब कि अगर मैं इसके ऊपर लाइट डाल रही हूं तो ये लाइट को ना राइट साइड में डेविएट कर रहा है, राइट साइड में घुमा रहा है, ठीक है। रिएक्टेंट की मैं बात कर रही हूँ, रिएक्टेंट। अब जो प्रोडक्ट बनेगा तो यहां पर बेटा ऐसे प्रोडक्ट बनेंगे, जो मैंने कहा 2 प्रोडक्ट बनेंगे, उनमें से एक राइट साइड घुमाएगा लाइट को, दूसरा लेफ्ट साइड घुमाएगा। एक राइट साइड घुमाएगा, एक लेफ्ट साइड घुमाएगा, एक पॉजिटिव घुमाएगा, एक नेगेटिव घुमाएगा। क्लियर हो गया ये बात? तो यहां पर जो मिलते हैं वो रेसमिक मिक्सचर मिलते हैं। यहां पे क्या मिलते हैं? रेसमिक मिक्सचर मिलते हैं। ये बात क्लियर हो गई? ये बात समझ में आ गई? एक और पॉइंट, मैं SN2 को बिल्कुल यहां से साफ कर देती हूँ। एक और पॉइंट SN1 में नोट करेंगे, 5th में, रेसमिक मिक्सचर ऑब्टेन्ड।
यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, रेसिमिक मिक्सचर मिलेगा, रेसिमिक मिक्सचर मिलेगा। अगर आपका कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव है, इफ इट इज ऑप्टिकली एक्टिव एंड एंटर द रिएक्शन, SN1 रिएक्शन शो कर रहा है, तो जो आपका प्रोडक्ट बनेगा, वो जो प्रोडक्ट बनेगा वो ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा, वो ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। ऑप्टिकली एक्टिव कन्वर्ट इनटू इनएक्टिव, उसका रीजन ये होगा कि 50% जो पार्ट है वो D है, 50% L है, तो इंटरनल कंपनसेशन हो जाएगा। और रेसिमिक मिक्सचर कैसे होते हैं, ऑप्टिकली इनएक्टिव होते हैं। अगर सेम कॉन्सेंट्रेशन में दोनों बनेंगे, ऑप्टिकली इनएक्टिव एल्काइल हैलाइड बनेंगे। यहाँ पर क्लियर हो गई ये बात। तीसरी, सेवेंथ बहुत इंपॉर्टेंट बात, सेवेंथ एक बहुत इंपॉर्टेंट बात नोट करेंगे कि जो SN1 है हम कैसे पहचानेंगे। देखो याद कैसे करेंगे आप एग्जाम में, सारा मैकेनिज्म लिखकर थोड़ी ही देखेंगे। अगर मैकेनिज्म नहीं पूछ रहा है, मैकेनिज्म तो आपको समझाने के लिए, आपको बेसिक बताने के लिए, याद कैसे करेंगे। तो याद आपको ऐसे रखना है कि भाई 3 डिग्री alkyl halide is more reactive towards SN1 comparative to 2 and comparative to 1. This is the order of alkyl halide. This is the order of alkyl halide towards SN1 reaction. क्योंकि 3 डिग्री में पोलैरिटी कितनी ज़्यादा बढ़ गई, कार्बोकेटाइन बनना सब जल्दी होता है, आसान होता है। 3 डिग्री कार्बोकेटाइन सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है। दैट्स वाई 3 डिग्री जो एल्काइल हैलाइड हैं वो SN1 रिएक्शन शो करेंगे। आई होप आपको SN1 बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, इसमें कोई भी आपको डाउट नहीं रहना चाहिए। अच्छा, एक स्टार और लगवाऊंगी, एक स्टार वाला क्वेश्चन और है यहाँ पे। देखो कई बार आपसे क्या कहता है कि बेंजाइलिक कार्बोकेटाइन है या फिर एलाइलिक कार्बोकेटाइन है। एलाइलिक कार्बोकेटाइन समझते हो ना, CH2 डबल बॉन्ड CH2। एलाइलिक कार्बोकेटाइन है या बेंजाइलिक कार्बोकेटाइन है, बेंजाइलिक, बोथ आर मोर रिएक्टिव टुवर्ड्स SN1 देन 1 डिग्री प्राइमरी एल्काइल हैलाइड। ये याद रखेंगे, 1 डिग्री प्राइमरी एल्काइल हैलाइड। उसका रीजन ये है, यहाँ रिजोनेंस होता है, इस वजह से ये ज़्यादा स्टेबल होते हैं। ये NCERT में भी है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेंगे। अगर आपसे पूछ रहा है वाई एल्काइल जो एलाइल है, एलाइल वो SN1 में क्यों चला जाता है आसानी से, बिकॉज इट इज रिजोनेंस, इट विल फॉर्म रिजोनेंस स्टेबलाइज्ड एलाइल कार्बोकेटाइन। इसी तरह जो बेंजाइल है वो भी रिजोनेंस स्टेबलाइज बेंजाइलिक कार्बोकेटाइन बनाता है। दैट्स वाई ये SN1 रिएक्शन आसानी से शो करता है कंपैरेटिव टू 1 डिग्री प्राइमरी एल्काइल हैलाइड। तो इट्स ऑल अबाउट SN1 रिएक्शन। अब हम डिस्कस करेंगे SN2 को, जल्दी से लीजिए इसका स्क्रीनशॉट। SN2 रिएक्शन की करेंगे अब हम बात। SN2 रिएक्शन यानी कि बाईमोलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, कैसी है ये, बाईमोलिक्यूलर। पहले भी बता दिया मैंने इसका, जब मैं रेट लिखूंगी इसका तो रेट RX पर तो डिपेंड करेगा ही एल्काइल हैलाइड पर, साथ में न्यूक्लियोफाइल की कॉन्सेंट्रेशन पर भी डिपेंड करता है। दैट्स व्हाई इट इज बाईमोलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। यहाँ पर कोई भी, ये फर्स्ट पॉइंट हो गया बेटा, ये सेकंड हो गया, यहाँ पर कोई भी इंटरमीडिएट फॉर्म नहीं होगा, नो इंटरमीडिएट विल बी फॉर्म। तो रिएक्शन कैसे होगी, वाया ट्रांजिशन स्टेट होगी, वाया ट्रांजिशन स्टेट रिएक्शन होगी। चलिए ये ट्रांजिशन स्टेट कैसे बनती है, क्या बनती है, इसको हम देखते हैं। मेरे पास ये एक एल्काइल हैलाइड है, मेरे पास ये एल्काइल हैलाइड है, ठीक है। अब इस एल्काइल हैलाइड पर कोई न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। अब न्यूक्लियोफाइल यहाँ पर बैक साइड से अटैक करेगा। जिस साइड हेलोजन जुड़ा हुआ है, जिस साइड हेलोजन जुड़ा हुआ है उधर ना अटैक करके किधर करेगा बेटा, बैक साइड पर अटैक करेगा। जब ये बैक साइड पर अटैक करेगा, ये हाइड्रोजन को तो इधर शिफ्ट कर देगा। ये तो छोटू मोटू से मॉलिक्यूल हैं, छोटे मोटे से एटम है, X जुड़ा हुआ है, लेकिन ये X वाला जो बॉन्ड है वो थोड़ा सा टूटने लगेगा
और ये न्यूक्लियोफाइल वाला जो बॉन्ड है ना वो थोड़ा सा बेटा बनने लगेगा। इस स्टेज पर आप देख रहे हो कार्बन के साथ 5 बॉन्ड जुड़े हुए हैं। 5 बॉन्ड पूरे नहीं हैं, ये बॉन्ड अबाउट टू ब्रेक है, ये बॉन्ड अबाउट टू फॉर्म है, लेकिन एट दिस मोमेंट यहाँ 5 बॉन्ड दिखाई दे रहे हैं। दिस स्टेट इज कॉल्ड ट्रांजिशन स्टेट, एक अनस्टेबल स्टेट, क्योंकि कार्बन के तो 5 बॉन्ड हो ही नहीं सकते, ये एक अनस्टेबल स्टेट होती है। ये बात समझ में आ रही है? ये बात आपको क्लियर है? अब क्या होगा, क्योंकि अनस्टेबल है तो स्टेबिलिटी की तरफ जाना है, तो स्टेबिलिटी की तरफ जाना है तो कंपाउंड में इधर न्यूक्लियोफाइल जुड़ जाएगा। हाइड्रोजन को दोनों को इधर ही लगा देती हूँ, कंपैरिजन करने में आसान होगा। ये प्रोडक्ट बन जाएगा और साथ में X नेगेटिव बाहर निकल जाएगा। ये बात समझ में आ रही है? अपने इलेक्ट्रॉन लेकर, दिस इज लीविंग ग्रुप, अपने इलेक्ट्रॉन लेकर। देखो यहां पर अगर मैं देखूं कि लेफ्ट साइड X जुड़ा हुआ था और न्यूक्लियोफाइल किधर आ रहा है, राइट साइड पर आ रहा है, ये डिफरेंस आपको नजर आ रहा है। आपने यहाँ पर क्या देखा, रिएक्शन एक ही स्टेप में हुई, तो 2 स्टेप में, लेकिन पहली जो स्टेप था उसमें दोनों चीज रिएक्ट कर गए। पहला स्टेप स्लो स्टेप है, इसीलिए दोनों ही रेट लो एक्सप्रेशन में दिखाई देते हैं आपको, दोनों की कॉन्सेंट्रेशन पर रिएक्शन का रेट डिपेंड करेगा। कोई भी इंटरमीडिएट नहीं फॉर्म हो रहा, ट्रांजिशन स्टेट बन रही है, ठीक है। ट्रांजिशन स्टेट में साइमल्टेनियसली X भी जुड़ा हुआ है, साथ में न्यूक्लियोफाइल भी जुड़ा हुआ है। ये एक वो स्टेट है जिसमें कार्बन क्या है, कार्बन से 5 एटम जुड़े हुए हैं। इट इज ए अनस्टेबल स्टेट और ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी इस तरह की, यानी कि SN2 में क्या होती है, 1 डिग्री सबसे ज्यादा, देन 2 डिग्री, देन 3 डिग्री। इसका रीजन क्या है मैम? आपने वहां तो बताया कि भाई पोलैरिटी की वजह से, कि 3 डिग्री में पोलैरिटी ज्यादा है, कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल बनेगा, इसलिए SN1 को फॉलो करते हैं 3 डिग्री। बट यहाँ पर 1 डिग्री क्यों है सबसे ज्यादा स्टेबल, 2 डिग्री क्यों नहीं है, 3 डिग्री क्यों नहीं है? उसका रीजन क्या है स्टेबिलिटी का? ट्रांजिशन स्टेट भी तो थोड़ी देर के लिए बन रही है ना, इट इज ड्यू टू द स्टेबिलिटी ऑफ ट्रांजिशन स्टेट। अगर 3 डिग्री हम लेंगे तो अभी ये 3 डिग्री में जो ये जुड़े हुए हैं, अभी तो यहाँ पे छोटू छोटू हाइड्रोजन एटम जुड़े हुए हैं, अगर मैं इसकी जगह एल्काइल ग्रुप ले लूंगी, बल्कि एल्काइल ग्रुप प्रेजेंट होंगे, तो ये ट्रांजिशन स्टेट बेटा सरवाइव ही नहीं कर पाएगी, है ना। तो क्या हो जाएगा, बल्कि एल्काइल ग्रुप लेने पर, अगर हम लेंगे बल्कि एल्काइल ग्रुप, ट्रांजिशन स्टेट बिकम वेरी अनस्टेबल, है ना, क्योंकि बल्कि एल्काइल ग्रुप क्या कर देगा, क्राउडिंग कर देगा, बहुत भीड़ कर देगा, जिसे हम स्टेरिक हिंड्रेंस भी कहते हैं, और ये रिएक्शन आसानी से नहीं हो पाएगी। 3 डिग्री में रिएक्शन आसानी से नहीं हो पाती, इसीलिए 1 डिग्री में ये रिएक्शन जो होती है वो फेवर करता है 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड इस रिएक्शन को, क्योंकि यहाँ आसान होता है, यहाँ पर छोटे ग्रुप जुड़े होते हैं तो ट्रांजिशन स्टेट बन सकती है आराम से, और आपका क्या होता है, प्रोडक्ट आपको मिल जाता है। अगर आपने स्टार्ट किया है ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड से, इफ वी स्टार्ट दिस रिएक्शन स्टार्टिंग एल्काइल हैलाइड, आपका कैसा है, ऑप्टिकली एक्टिव है, ऑप्टिकली एक्टिव है, यानी कि लाइट को क्या कर रहा है, या तो राइट घुमा रहा है या लेफ्ट घुमा रहा है, ऑप्टिकली एक्टिव है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, इन्वर्जन टेक्स प्लेस, इन्वर्जन होगा, राइट, इन्वर्जन ऑफ कंपाउंड होगा। इन्वर्जन का मतलब क्या है कि अगर आप D ले रहे हो तो आपको L मिलेगा, वो आपको दिखाई दे रहा है ना, डायग्राम से ही दिखाई दे रहा है, भैया X इधर था और न्यूक्लियोफाइल इधर आ गया, तो इसे कहते हैं इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ्यूग्रेशन। कॉन्फ्यूग्रेशन क्या हो गई है, इन्वर्ट हो गई है। SN1 में रेसिमाइजेशन होता है, SN2 में इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ्यूग्रेशन होता है, कंप्लीट इन्वर्जन होता है, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल अटैक्स फ्रॉम
बैक साइड, पीछे की तरफ से न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है, आगे की तरफ तो हैलाइड है, इधर से नहीं आ रहा, पीछे की तरफ से अटैक कर रहा है ना। तो यहां पर क्या होगा, इन्वर्जन होगा। बट इन केस ऑफ SN1 क्या हो रहा था, प्लेनर कार्बोकेटाइन थे, पहले कार्बोकेटाइन बन गया था, प्लेनर था, किसी भी डायरेक्शन में आकर अटैक कर सकता था, इसीलिए वहां पर मिक्सचर बना था, रेसिमिक मिक्सचर बना था, दो कंपाउंड बन रहे थे। राइट, क्लियर हो गई ये बात, ये समझ में आ गया। ठीक है, एग्जाम्पल से समझाती हूँ, एक एग्जाम्पल से समझा रही हूं। अगर आपने ये लिया हुआ है, अगर आपके पास ये एक एल्काइल हैलाइड है और इस पर आप एल्कोहल की रिएक्शन करा रहे हो, सब्स्टिट्यूशन करा रहे हो, है ना, न्यूक्लियोफाइल OH नेगेटिव है, तो प्रोडक्ट आपको क्या मिलने वाला है, प्रोडक्ट आपको मिलेगा, इन्वर्जन हो गया। देखो इन्वर्जन हो गया, अगर ये लाइट को डेक्स्ट्रो मतलब लाइट को राइट साइड घुमा रहा था, तो बनने वाला प्रोडक्ट लाइट को लेफ्ट साइड घुमाएगा। ठीक है, क्लियर हो गई ये बात। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट, यहां पर नॉन पोलर जो सॉल्वेंट होंगे, नॉन पोलर सॉल्वेंट फेवर्स SN2 रिएक्शन। ठीक है, मैंने सबके SN1 के भी पॉइंट लिखवा दिए, SN2 के भी आपको पॉइंट लिखवा दिए। एक और पॉइंट लिख लो, हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल भी फेवर करेगा SN2 रिएक्शन को। राइट, क्लियर हो गया, समझ आ गया। इस पर आप स्टार लगाएं, बहुत इंपॉर्टेंट बात मैंने आपको बताई है, इस पर स्टार लगाएं, इस पर स्टार लगाएं। राइट, SN2, SN1 समझ में आ गया, SN2 समझ में आ गया, डिटेल में आपको मैंने बता दिया। आई थिंक अगर आप क्लास 12th में हो, अगर आपको बोर्ड का एग्जाम देना है, अगर आपको कॉम्पिटिटिव देना है, तब तो आपने एक बार पहले पढ़ा ही होगा, तब तो ये आपका रिवीजन ही है। लेकिन अगर आप 12th में हो, आपने अब तक नहीं पढ़ा था, तो आपको सारा बेसिक समझ में आ गया होगा कि भाई होता क्या है, कार्बोकेटाइन कैसे बनता है, ट्रांजिशन स्टेट कैसे होता है। राइट, अब हम बात करेंगे स्टीरियो केमिकल कुछ एस्पेक्ट्स की बात करेंगे। हम बात करेंगे कि भाई अभी जो हमने बात करी थी कि ये D होता है, ये L होता है, ये हमें कुछ समझ में नहीं आया, इसमें हमें कुछ मजा नहीं आया। चलो फिर इसके लिए हम थोड़ा सा और अभी कुछ पढ़ते हैं, आप इसको फटाफट कॉपी करें।